देखिए, जब भी हमारे देश के महापुरुषों की बात होती है, देश की आज़ादी की बात होती है, सुभाष चंद्र बोस की बात होना लाजमी है। और सुभाष चंद्र बोस को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई थी या मृत्यु हुई थी। आखिर क्या सच्चाई है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस की मौत एक रहस्य बनी हुई है। हाल ही में इस मुद्दे पर फिर राजनीतिक हलकों और बुद्धिजीवियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किन परिस्थितियों में गायब हुए या फिर उनकी मौत हुई? क्यों कई जाने माने लोग उनकी मौत की खबर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? और कई लोग तो कहते हैं कि आजादी के बाद भी वो देखे गए भारत में कई जगह बाबा के रूप में। जियाउद्दीन ने इंटेलिजेंस को चकमा दिया। 18 जनवरी 1941 रात 1:35 पर 38/2 एल्गिन रोड कोलकाता पर एक जर्मन वांडरर कार आकर रुकी। कार का नंबर था BLA 7169। लंबी शेरवानी, ढीली सलवार और सोने की कमानी बाला चश्मा पहने बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन ने कार का पिछला दरवाजा खोला। ए ड्राइवर की सीट पर उनके भतीजे बैठे हुए थे। उन्होंने जानबूझकर अपने कमरे की लाइट बंद नहीं की और चंद घंटों में वो गहरी नींद में सोए कोलकाता की सीमा पार कर चंद नागौर की तरफ बढ़ निकले। वहां भी उन्होंने अपनी कार नहीं रोकी। वो धनबाद के पास गोमो स्टेशन पर रुके। उनींदी आंखों वाले एक कुली ने जियाउद्दीन का सामान उठाया। कोलकाता की तरफ से दिल्ली कालका मेल आती दिखाई दी। वो पहले दिल्ली उतरे, वहां से पेशावर होते हुए काबुल पहुंचे और वहां से बर्लिन। कुछ समय बाद पनडुब्बी का सफर कर जापान पहुंचे। कई महीनों बाद उन्होंने रेडियो स्टेशन से अपने देशवासियों को संबोधित किया। आमी सुमास बोलची। अपने घर में नजरबंद सुभाष चंद्र बोस बीमा एजेंट जियाउद्दीन के भेष में 14 खुफिया अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए न सिर्फ भारत से भागने में सफल रहे बल्कि लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए जापान पहुंच गए। दृश्य 2, नेताजी आगे से निकलिए। ये आप देखेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चला था। जापान को आत्मसमर्पण किए हुए अभी 3 दिन हुए थे। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का विमान ईंधन लेने के लिए ताइपे हवाई अड्डे पर रुका। दोबारा उड़ान भरते ही एक जोर की आवाज सुनाई दी। बोस के साथ चल रहे उनके साथी कर्नल हबीबुर रहमान को लगा था कि वह कहीं दुश्मन की विमान भेदी तोप का गोला तो उनके विमान को नहीं लगा। बाद में पता चला कि विमान के इंजन का एक प्रोपेलर टूट गया था। विमान नाक के बल जमीन से आ टकराया था और हबीब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि विमान के पीछे का बाहर निकलने का रास्ता सामान से पूरी तरह रुका हुआ था और आगे के हिस्से में आग लगी हुई थी। हबीब ने सुभाष चंद्र बोस को आवाज दी, आगे से निकलिए नेताजी। और बाद में हबीब ने याद किया था कि जब विमान गिरा था तो नेताजी की खाकी वर्दी पेट्रोल से सराबोर हो गई थी। जब उन्होंने आग से घिरे दरवाजे से निकलने की कोशिश की तो उनके शरीर में आग लग गई थी। आग बुझाने के प्रयास में हबीब के हाथ भी बुरी तरह जल गए थे। उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया और अगले 6 घंटों तक नेताजी को कभी होश आता तो कभी वो बेहोशी में चले जाते। उसी हालत में उन्होंने आबिद हसन को आवाज दी थी। आबिद नहीं है साहब, मैं हूं हबीब। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में हबीब से कहा था कि उनका अंत आ रहा है। भारत जाकर लोगों से कहो कि आजादी की लड़ाई जारी रखें। उसी रात लगभग 9 बजे नेताजी ने अंतिम सांस ली थी और 20 अगस्त को नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के 25 दिन बाद हबीबुर रहमान नेताजी की अस्थियों को लेकर जापान पहुंचे। पत्नी एमिली फूट फूट कर रोई। 1945 में मेरी ही ये अगस्त की आखिरी महीने में नेताजी की पत्नी एमिली अपने वेना के फ्लैट के रसोई घर में अपनी मां और बहन के साथ बैठी हुई ऊन के गोले बना रही थी। हमेशा की तरह वो रेडियो पर शाम का समाचार भी सुन रही थी। तभी समाचार वाचक ने कहा कि भारत के देशद्रोही सुभाष चंद्र बोस ताइपे में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। देख रहे हैं आप लोग, अंग्रेजों का साथ ना दें, उस समय इनका साथ जो शासन कर रहे हैं उनका साथ ना दें तो देशद्रोही करार दिया जाता था। और एमिली की मां और बहन ने स्तंभ होकर उनकी ओर देखा। वो धीरे से उठी और बगल के शयन कक्ष में चली गई जहां सुभाष बोस की 2.5 साल की बेटी अनीता गहरी नींद में सोई हुई थी। सालों बाद एमिली ने याद किया कि वो बिस्तर के बगल में घुटने के बल बैठी और सुबक सुबक कर रोने लगी। विमान दुर्घटना का रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि सुभाष चंद्र के साथ उस विमान में सवार हबीबुर रहमान ने पाकिस्तान से आकर शहनबाज समिति के सामने गवाही दी
कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में मारे गए थे और उनके सामने ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन भारत में बहुत बड़ा तबका ये मानता रहा कि सुभाष चंद्र बोस उस विमान दुर्घटना में जीवित बच निकले थे, वहां से रूस चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि विमान दुर्घटना के समय ताइवान जापानियों के कब्जे में था और उसके बाद उस पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया। दोनों देशों के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उस दिन वहां कोई विमान दुर्घटना हुई थी। और उन्होंने कहा कि 1991 के सोवियत विघटन के बाद एक सोवियत स्कॉलर ने मुझे बताया था कि नेताजी तो ताइवान गए ही नहीं थे, वो साइगोन से सीधे मंचूरिया आए थे, जहां उन्हें हमने गिरफ्तार किया था। बाद में स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया की याकुत्स्क जेल में भिजवा दिया था, जहां 1953 में उनकी मौत हो गई थी। ये भी बताई जाती है, ये भी ऐसा भी। नेहरू के स्टेनोग्राफर की गवाही। स्वामी नेहरू कि स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन की शाहनवाज जांच समिति के सामने दी गई गवाही का जिक्र भी करते हैं। जैन ने आयोग के सामने कहा था कि 1946 में उन्हें एक रात नेहरू का संदेश मिला, वो उनसे तुरंत मिलने आ गए। उनके निवास तीन मूर्ति पर नहीं बल्कि आसफ अली के यहाँ, जो उस जमाने में दरियागंज में रहा करते थे। जैन के अनुसार नेहरू ने उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के लिए एक पत्र डिक्टेट कराया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें स्टालिन से संदेश मिला कि सुभाष बोस जीवित हैं, उनके कब्जे में हैं। स्वामी के अनुसार स्टालिन बोस से इसलिए नाराज थे क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनने उनसे सबसे बड़े दुश्मन हिटलर से हाथ मिलाया था। जापान की अजीब अनुरोध। सुब्रमण्यम स्वामी ने बीबीसी को बताया कि इसका दूसरा बड़ा सबूत उन्हें तब मिला जब वो चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में मंत्री बने थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास जापान से अनुरोध आया कि रिंकोजी मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थियां रखी उनको आप ले लीजिए, लेकिन एक शर्त पर कि आप इसका डीएनए टेस्ट नहीं करवाएंगे। और स्वामी कहते हैं कि उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में नेताजी पर एक पूरी फाइल को अपने सामने फड़वाया, श्रेड करवाया था, लेकिन इस बात की पुष्टि किसी और सूत्र से नहीं हो पाई है। विदेशी ताकतों के से संबंध खराब होंगे। सुभाष बोस की मौत पर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप नाम की किताब लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से मांग की थी कि उन्हें वो दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं जिसमें सोवियत संघ में सुभाष बोस के होने की जांच की गई थी। अनुज बताते हैं कि पीएमओ ने ये कहकर इसे देने से इनकार कर दिया कि इससे विदेशी ताकतों से हमारे संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसलिए पीएमओ ये जानकारी नहीं देता है। धर कहते हैं कि विदेशी संबंध तो एक बहाना है, असली भूचाल तो इस देश के अंदर ही आएगा। नेताजी के प्रपोत और उन पर हिज मैजेस्टीज अपोनेंट नाम की किताब लिखने वाले सौगत बोस भी कहते हैं कि विदेश से संबंध खराब होने की बात गले नहीं उतरती। उनके अनुसार उन्होंने अपने शोध में पाया कि विंस्टन चर्चिल ने 1942 में सुभाष चंद्र बोस की हत्या के आदेश दिए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इस मुद्दे पर भारत आज ब्रिटेन से अपने संबंध खराब कर ले। स्वामी भी कहते हैं कि पहली बात सोवियत संघ अब है ही नहीं और उस जमाने में जनसंहार के जिम्मेदार माने गए स्टालिन पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं और पुतिन को इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि अगर स्टालिन पर सुभाष बोस को हटाने का दाग लगता है। बोस के निजता में सेंध। स्वागत बोस कहते हैं कि उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नेहरू के कार्यकाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके पिता, चाचा और सुभाष बोस की पत्नी एमिली की चिट्ठियां खोलता रहा, पढ़ता रहा और उसकी प्रतियां बनाता रहा। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की निजता में सेंध लगाने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलता और ये तब जब किसी निजी तौर पर नेहरू मेरे पिता को बहुत मानते थे। जब भी वो दिल्ली जाते थे उन्हें अपने यहाँ नाश्ते पर बुलाते थे। कमला नेहरू की अंत्येष्टि में खुद सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे। सौगत बोस ने बताया कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट का नाम नेहरू के नाम पर रखा था और जब 1945 में बोस की कथित मौत की खबर आई तो नेहरू की आंखों से आंसू बह निकले थे। क्या नेहरू को जानकारी थी? सवाल उठता है कि क्या सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर हो रही जासूसी की जानकारी नेहरू को व्यक्तिगत तौर पर थी? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में विशेष सचिव के पद पर काम कर चुके सी बालाचंद कहते हैं कि ये एक ऐसी परंपरा है जो आजाद भारत की खुफिया एजेंसियों ने ब्रिटेन से ग्रहण की थी। उन्होंने कहा कि 1919 के बाद से ही ब्रिटिश सरकार के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन एक चुनौती रहा। उन्होंने शुरू से ही उन लोगों पर नजर रखना शुरू किया जिनका कहीं ना कहीं सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रहा। बालाचंदन कहते हैं कि इसी सिलसिले में बॉस की भी जासूसी शुरू की गई थी। एक इनसाइडर के तौर पर मैं बता सकता हूं कि खुफिया एजेंसियों में जो चीज एक बार शुरू हो जाती है वो बहुत लंबे समय तक जारी रहती है। नेहरू के हाथ से लिखा नोट।
लेकिन अनुज धर बालाचंदन के इस आकलन से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह की जासूसी नेहरू की जानकारी के बगैर नहीं हो सकती थी। धर कहते हैं कि आईबी वाले कोई भी काम बिना अनुमति के नहीं करते हैं। सुभाष बोस के बारे में उनका हर नोट आईबी के बड़े अफसर मलिक और काव तक पहुंचता था। अनुज धर के मुताबिक मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें नेहरू ने अपने हाथों से आईवी को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया कि पता लगाओ कि बॉस का पौत्र अमीर बॉस जापान क्यों गया, वहां क्या कर रहा है, क्या वो रेंकोजी मंदिर भी गया था। नेहरू के मन में संदेह। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जाने माने पत्रकार एमजे अकबर का मानना है कि इस पूरे प्रकरण से यही संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं नेहरू के मन में संदेह था कि बॉस उस विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे। अकबर कहते हैं कि कॉमन सेंस कहता है वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करते हैं, शायद इसलिए नेहरू उनके पत्रों की निगरानी करवा रहे थे। किन परिस्थितियों में सुभाष बोस की मौत हुई और 20 वर्षों तक उनके परिवार पर क्यों नजर रखी गई, ये तो उनसे संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस कहावत को गलत साबित करने में एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। अपनी इस मुहिम में बहुत हद तक वो सफल भी रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।